Hello everyone, and I'm Dr. Omkareshwar, and welcome to everyone on my YouTube channel. Once again, I want to share a case of PSS, means the spilling king syndrome. So, what it is, and what are the other types, and what is the pathophysiology behind these diseases, and how to diagnose this, and lastly, the homeopathic approach in this case, and what are the remedies which I use to treat this patient. Skin syndrome characterized by the painless continued peeling of the skin that can start at the birth, mid is congenital, and many times it appears in earlier childhood. So there is the continued exfoliation and the spinning peeling of the skin. So this is basically the genetic disorder and the congenital disorder. So what are the other types? So there are the two types. Acral peeling skin syndrome means the peeling happens only on the palm, from the palm or the local, and there is the जनरल PSS मीन्स ऑल ओवर द बॉडी. तो जो मेरे पास पेशेंट आया था वो पूरा ऑल ओवर बॉडी उसको स्पीलिंग था. तो जनरल में भी दो टाइप होता है, नॉन इन्फ्लामेटरी एंड इन्फ्लामेटरी. नॉन इन्फ्लामेटरी जहाँ पे कुछ भी इन्फ्लामेशन नहीं होता, रेडनेस नहीं होता, इसको हम बोलेंगे नॉन इन्फ्लामेटरी. एंड टाइप बी में आता है इन्फ्लामेटरी मीन्स अलॉन्ग विद द इन्फ्लामेशन. इसमें हम सोरेसिस भी ले सकते हैं एंड एनी अदर फंगल इन्फेक्शन भी ले सकते हैं जिसमें भी रेडनेस होता है, इचिंग होता है एंड कंटिन्यूस पीलिंग ऑफ द स्किन होता है. सो उसके बाद देखेंगे इसके लिए पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसके बिहाइंड. तो बेसिकली PSS कंटिन्यू एक्सफोलिएशन ऑफ द स्किन क्यों होता है कि पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि स्पॉन्टेनियस स्किन पीलिंग ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ द लेयर ऑफ एपिडर्मिस, दैट इज द स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होता है एपिडर्मिस का आउटर मोस्ट लेयर, वो सेपरेट होता है फ्रॉम द अंडरलाइनिंग लेयर, कंटिन्यू सेपरेट होता है. इसकी वजह से कंटिन्यू पीलिंग ऑफ द स्किन कंटिन्यू रहता है. एंड दिस इज बेसिकली एंड जेनेटिक डिसऑर्डर. तो इस केस में ट्रीटमेंट क्या है मॉडर्न स्कूल में. सो देयर इज करंटली नो cure for these diseases, but there is dryness and the sometime itching. So this disease is manageable by using the some skin softening ointment such as petroleum jelly, and the अगर itching होता है उसके लिए मेडिसिन देंगे. सो द सिम्टम्स कैन बी मैनेज. उसके बाद हम इसको डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं. तो फर्स्ट तो जेनेटिक स्टडी, वो जेनेटिक स्टडी करना तो बहुत पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हर जगह वो अवेलेबल भी नहीं है, कॉस्टली भी है. तो बेसिकली हम सिम्टम्स के ऊपर इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं, जो कि इसका सिम्टम ही है कंटिन्यू पीलिंग ऑफ द स्किन, पेनलेस कंटिन्यूस पीलिंग ऑफ द स्किन. समटाइम इचिंग रह सकता है. तो कंटिन्यू अगर पीलिंग हो रहा है बर्थ से है या फिर अर्ली चाइल्डहुड से है तो उसको हम बोलेंगे PSS. तो फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हम अगर गुड हिस्ट्री लेंगे, अच्छे से हिस्ट्री लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि ये वही है, या फिर हमको इसमें सर्जिकली और माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन बायोप्सी करके भी देख सकते हैं कि ये सच में और क्या है. तो लास्ट में देखेंगे कि अब होम्योपैथिक केस डिटेलिंग. तो होम्योपैथिक केस तो ये छः साल का लड़का है, वेट है 19. अभी जर्नी ऑफ डिसीज दैट इज द GOD, एक्सफोलिएशन ऑफ द स्किन फ्रॉम द बर्थ. अभी कहाँ पे हो रहा है. ये पेशेंट जो आया था फ्रॉम ईयर से निकल रहा था, ऑन फेस भी था, ऑन स्कल भी था, और ऑल ओवर द बॉडी फ्रॉम नी सब जगह से एक्सफोलिएशन हो रहा था. एब्डोमेन, बैक, सब जगह से उसको एक्सफोलिएशन था. और आज तक उन्होंने बहुत सारी ट्रीटमेंट ट्राई की, बट देर इज़ नो क्यूर. एंड अदर डॉक्टर ने भी उनको बोला था कि इस पर कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ये ठीक होने वाला नहीं है, बस उसको मॉइस्चर लगाइए, बस उतना ही आपको हेल्प करेगा उसको ड्राइनेस के लिए. तो ये मेरे पास जब केस आई 6 साल का हो गया, तो मैंने बोला कि फिर अभी क्यों ट्रीटमेंट करने. तो उन्होंने बोला कि अब स्कूल में जाता है तो बच्चे उसको चिढ़ाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, इसलिए अभी उसका ट्रीटमेंट करना है. नाउ अभी इसको क्या क्या हो रहा था, सीवियर ड्राइनेस अलॉन्ग विद द इचिंग एंड
इचिंग इतनी थी कि वो पूरा खुजा खुजा के उसमें से ब्लीडिंग आती थी। और इतना कुछ पर्टिकुलर मोडेलिटीज़ नहीं थी कि इचिंग कब आती है कब जाती है, कभी भी आती है उड़ती है कभी भी जाती है, ऐसा कुछ ये नहीं रहता है। बस खेलता उलता रहता है तब उतना खुजाते नहीं दिखता है, और रात में आराम से सोता है, उसको कोई इचिंग नहीं होती है। अलॉन्ग विथ उसको दूसरा जो तकलीफ थी वो थी कि बेड वेटिंग एंड अनकंट्रोल यूरिनेशन। सो देन पास्ट हिस्ट्री में क्या था कि पास्ट हिस्ट्री में ऐसा कोई भी बड़ी डिसीजेस के लिए वो एडमिट नहीं हुआ था, लाइक निमोनिया, चिकनगुनिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उसको। कॉमन कोल्ड कफ के लिए वो सिरप्स एंड वो सब ट्रीटमेंट लेता था, उसके अलावा उसको कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं थी। फैमिली हिस्ट्री में ऐसा डिसीज किसी को नहीं है। इवन फैमिली हिस्ट्री में किसी भी को, पेरेंट्स एंड मदर्स को डायबिटिक, अस्थमा, ये सब कुछ भी नहीं है, बहुत आर हेल्दी। देन फिजिकल जनरल ऑफ द पेशेंट में हैबिट में उसको ऐसी कोई हैबिट नहीं है, लाइक कॉफ़ी टी एंड इज बॉय, ओके। तो डाइट में मिक्स वेज नॉन वेज दोनों खाता है। देन एपेटाइट में एपेटाइट इज़ गुड एंड हंगर इज टॉलरेट फेल मीन्स उसका एपेटाइट एक नॉर्मल लेवल पे है। डिज़ायर में स्पाइसी फूड एंड द मिल्क इज़ 2+। उसको मिल्क बहुत ज़्यादा पसंद है। सुबह स्कूल में जाते टाइम भी पीता था, दोपहर में आने के बाद भी, और शाम को भी उसको दूध चाहिए। वो तो खाना कम खाता था, दूध ज़्यादा पीता था। देन एवर्जन में ऐसा कुछ है क्या, तो बोला सब खा लेता है बच्चा, और ऐसा कोई उसकी डिमांड नहीं होती। देन थर्स्टी इन स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ वाटर, परस्पिरेशन ऑन नोज, स्लीप इज साउंड, आराम से सोता है, ऐसा कुछ चिल्लाता उल्लाता या रात में कुछ भयानक से ड्रीम्स आते, ऐसा कुछ भी नहीं था। और एब्डोमेन ही इज रेफर टू एन एब्डोमेन, यूरिन इज क्लियर, स्टूल इज क्लियर। मेंटल जनरल में इतना कुछ मिला नहीं उसके, मतलब बहुत ज़्यादा शांत था बच्चा, जो थोड़ा सा कभी कभी ठीक होता है। वीपिंग इजीली एंड कॉन्सोलेशंस एग्रीवेट। अदर सिम्टम्स में कुछ ज़्यादा मिला नहीं, इसलिए मैंने कुछ लिखा भी नहीं। नॉर्मली उसके फ्रेंड्स है 2-4, बस वो है, और कुछ ज़्यादा मेंटल सिम्टम्स मिल नहीं रहे थे, और वो भी कुछ बता नहीं रहे थे पेरेंट्स, तो इट्स ओके, मैंने कुछ ज़बरदस्ती पूछा भी नहीं। थर्मल जो था पेशेंट का वो हॉट था। नाउ अब इसमें क्या देने का, ये था कि इसमें अभी क्या देने का। तो अगर हम देखा जाए तो ये बेसिकली वन साइडेड डिसीज में आता है, जहाँ पे हमको बहुत फ्यू सिम्टम्स मिलते हैं जिसके बेसिस पे हमको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है। तो बेसिकली जब आया था बरसात का मौसम था स्टार्टिंग, सो आई थिंक ऑफ रस्टॉक्स, बिकॉज ऑफ दैट द डिज़ायर फॉर द कोल्ड मिल्क। तो मैंने उसको रेक्सटोस्टेरोन दिया एंड द सल्फर 32 डोज स्टैट, यहाँ पे क्लिनिक पे दिया। अब सल्फ़र देने के पीछे का जो लॉजिक है वो बेसिकली कि इतने दिनों से है, माइजमेटिक क्रॉस करने के लिए मैंने सल्फ़र दिया था, पेशेंट हॉट था इसलिए मैंने सल्फ़र 30 का 2 डोज दिया। और मैं इस पर एक बोल सकती है कि एक रिसर्च कर रहा हूँ कि ये सब इंटरकरेंट रेमेडीज़ और द एंटीमाइजमेटिक बेसिकली पहले अच्छे काम करती कि बाद में अच्छे काम करते हैं। ऑर्गन में तो बोला है कि लास्ट में दो जब उसको रिकरेंट हो रहा हो, बट आई कैन ट्राई। बेसिकली देख रहा हूँ कि क्या होता है, मैं बहुत सारे केसेस में दे भी रहा हूँ और देखते हैं। तो जब नेक्स्ट फॉलोअप में जब आया पेशेंट तो उसको कुछ चेंजेस नहीं था, जो सिर्फ फेस के ऊपर का जो एक्सफोलिएशन था वो गायब हुआ था पूरा का पूरा, वो ईयर का भी कम हुआ था, पर उसकी इचिंग परसिस्टेंट थी, सिवियरिटी उतनी ही थी, और इचिंग स्क्रैचिंग अंटिल द ब्लीड। सो दिस इज द मेन सिम्टम। सो आई थिंक ऑफ अनदर रेमेडी, बिकॉज एक्सफोलिएशन तो कम हो रहा था बट इचिंग कम होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रही थी। इसलिए आई थिंक ऑफ अनदर रेमेडी, दैट इज़ द कालीसल्फ 30। तो मैंने उसको कालीसल्फ दिया। अभी कालीसल्फ यूज़ करने का कारण ये था कि एक्सफोलिएशन ऑफ द स्किन, कंटिन्यू पीलिंग ऑफ द स्किन एंड द इंटेंस इचिंग अंटिल द ब्लीड, दैट्स वाई यूज कैन द कालीसल्फ। देन I can change the intercurrent remedy, that is the Soranum 30, because that the dryness and the peeling of the skin में Soranum बहुत ज़्यादा मास था। वैसे सल्फ़र दिया था, उससे इचिंग कम नहीं हुआ था। सल्फ़र से इंटरकरेंट से मेरे को ये एक्सेप्टेशन था कि उसका कुछ फ़ायदा करे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। देन उसके बाद पेशेंट डिसकंटिन्यू द मेडिसिन फॉर 2 months
वाई आई डोंट नो। तो 2 महीने के बाद आया। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि एक्सपोलिशन ऑफ द स्किन गेटिंग रिड्यूस। मैंने देखा कि एक्सपोलिशन ऑफ द स्किन जो था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था, 50%, एंड द ईचिंग आल्सो रिड्यूस। So I can continue with the same medicine, that is Kalisub 30 and the Soranum 30 again 4 doses stat given. Then next follow 16 का जो था, तो exfoliation of the skin persist on the hand and elbow, जो मतलब hand, elbow और नी का जो था वो persistent वैसे ही था और बाकी का कम हो रहा था। तो I think the same medicine and continue with the same medicine. Then again नेक्स्ट फॉलो अप एक्सफोलिएशन ऑफ द स्किन। अभी नेक्स्ट फॉलो में फिर पूरा एक्सफोलिएशन ऑफ द स्किन पूरा का पूरा लगभग चला गया, तो थोड़ा थोड़ा था। नो एक्सफोलिएशन ऑन द एल्बो एंड द नी जॉइंट, बस बाकी जो था तो लास्टली एंकल जॉइंट पे जो था वो एक्सफोलिएशन था। एंड द ईचिंग इज सम टाइम। देन अगेन आई कैन कंटिन्यू विद द सेम मेडिसिन एंड नाउ आई कैन यूज द सल्फर 6। वाई अभी मैंने सल्फर 6 क्यों दिया कि मैंने बहुत सारे केसेस में देखे कि सल्फर 6 जो है एज ए इंटरकरेंट वो अच्छा काम करता है देन द 30। तो मैं सल्फर 6 ही यूज़ कर रहा हूँ अभी भी। और ये सब मैंने आपको बोला कि ये सब मैं प्रैक्टिकली करके देख रहा हूँ कि कौन सा मेडिसिन इंटरकरेंट कितना अच्छा काम करता है, पहले करता है कि बाद में करता है। तो ये अभी तो सब कुछ बोल नहीं सकते, ये बस रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ मैं। और लास्टली टैली करेंगे 2-3 साल के बाद कि उसमें कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है और कौन सी इंटरकरेंट कैसे काम करती है। देन उसके बाद का जो फॉलोअप था उसमें, पर अगले फॉलोअप में नो ईचिंग एंड द एक्सफोलिएशन ऑलमोस्ट गॉन, लास्ट फॉलोअप जो कि मैंने बिफोर आफ्टर के फोटो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे शेयर करे। सो अगेन आई वॉज कंटिन्यूइंग द सेम मेडिसिन इन नाउ इन नेक्स्ट फॉलोअप आई कैन प्लेस दिस पेशेंट इन ऑन द प्लासिबो पे कंटिन्यू करूँगा एंड देखेंगे कि क्या होता है। सो दिस इज़ द केस। प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू सो मच।